यूपीएससी आपको हम्बल कैसे कर देती है? क्या यूपीएससी ही सब कुछ है? व्हाट इफ यू डोंट क्लियर दिस एग्जाम? कई बार ऐसा भी होगा कि मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा आपका, कि आप खुद के लिए थोड़ा सेल्फिश बन जाइए। ओआरएन में आकर पढ़ाई तो करनी है, वहां पे आपको किन लोगों से दूर रहना है। मैं एडमिट करता हूँ कि वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही था, वो पूरा चकनाचूर हो गया, क्योंकि अच्छों को ये एग्जाम जमीन पे लाके पटक देती है। संघर्ष और कठिनाई, इसका जो अंतर है वो काफी ज्यादा है। नमस्कार, मेरा नाम ओमकार है। मैं 2023 साल का एक आईएएस ऑफिसर हूँ और ये सफलता मुझे 4-5 साल बाद और अथक प्रयत्न और मेहनत के बाद प्राप्त हुई है। इसीलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ और आज इस जोश टॉक से हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस कर लेंगे और ये चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी डिस्कस नहीं हो पाती है, जिन पे फोकस रहना तो चाहिए लेकिन काफ़ी कम रहता है। तो अगर आपको एक समरी देना चाहूँ तो आज के इस टॉक के दौरान हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसे पहले कि यूपीएससी एज अ प्रोसेस आपको कैसे हम्बल कर देता है एंड ह्यूमिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में सक्सेस पाने के लिए। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये चीज़ होगी कि राजेंद्र नगर में जहाँ सभी लोग मोस्टली प्रिपेयर करने आते हैं, वहाँ पे आपको किन लोगों से दूर रहना है, कौन से डिस्ट्रैक्शंस है जिनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ तो आपको सभी बताएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है। फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करनी है, इसके अराउंड जो मिथ्स है या इसके अराउंड जो स्ट्रगल चल रहा है लोगों का, उस पे भी हम कुछ टिप्पणी करेंगे। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या यूपीएससी सब कुछ है? जो लोग यूपीएससी नहीं कर पाते हैं, उनका क्या? या यूपीएससी के अराउंड ही आपकी पूरी ज़िंदगी रहनी चाहिए क्या? उसके अराउंड ही आपकी पूरी लाइफ़ का फोकस होना चाहिए क्या? फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रगल ये जो वर्ड है उसको हम कितना कैजुअली यूज करते हैं और स्ट्रगल और डिफिकल्टीज इनमें कितना फर्क है, ताकि संघर्ष और कठिनाई इसका जो अंतर है वो काफी ज्यादा है, लेकिन आज हमने वो अंतर कितना कम कर दिया है इसके बारे में भी हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। और फाइनली जो मुद्दा काफी कम टच होता है इस पूरे साइकिल में, वो है एक्सरसाइज, व्यायाम। कि एक्सरसाइज का कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारे इस पूरे जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी वैसे कम से कम ये जर्नी 2 साल की रहेगी, क्योंकि 1 साल का प्रिपरेशन इस साइकिल में लगता है और 1 साल तो पूरे एग्जाम की इसमें निकल जाता है। तो ये जो 2 साल का गैप है, मिनिमम 2 साल का जो गैप है, इनमें एक्सरसाइज का कितना रोल इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो 6 मुद्दे हमने अभी आपको समरी के माध्यम से बताए, उस पे हम एक-एक करके अब डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा कि यूपीएससी आपको हम्बल कैसे कर देती है। तो इसके लिए मैं अपना खुद का एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। सबसे पहले अगर मेरा बैकग्राउंड अगर आप देखें, तो मोस्टली मेरे स्कूलिंग के टाइम पे भी या मेरे लॉ के भी ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैं हमेशा से टॉपर ही रहा हूँ। मोस्टली एकेडमिक सक्सेस मुझे मिलता गया है बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब ठीक है, ज़्यादा भी नहीं मिला लेकिन जो भी मिला उसमें बहुत बहुत हैप्पी था। तो एज़ सच फेलियर जो चीज़ है, वो मुझे कभी मालूम नहीं थी कि एग्ज़ैक्ट ऐसा बड़ा फेलियर क्या रहता है। तो जब मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर दूँगा, बहुत अच्छा रैंक लाऊँगा। जैसे हर बंदा समझता है कि हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, तो मैं पहले इसमें क्रैक कर दूँगा। बट फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ उस टाइम पे। तो इट वाज़ अ मेजर सेटबैक। तो वो जो मेरा पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था, मैं एडमिट करता हूँ कि वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही था, वो पूरा चकनाचूर हो गया। आई वाज़ ग्राउंडेड एट दैट टाइम एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं खुद के बारे में जो समझता था, वो असल में ये एग्ज़ाम के लिए मैं वैसा नहीं बन सकता। मुझे काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे खुद में, अपनी स्ट्रैटेजी में, और सबसे पहले तो मुझे हम्बल रहना पड़ेगा इस प्रोसेस में। तो तब जाके ह्यूमिलिटी का जो मुझे ज्ञात हुआ, तो दैट वाज द फर्स्ट स्टोन जो मुझ पे लगा। एंड तभी मैंने एक सबक सीख लिया कि मैं जितना शांत रहूंगा, जितना ग्राउंडेड रहूंगा, उतनी मेरी प्रिपरेशन अच्छी जाएगी। एंड यही सलाह मैं सबको दूंगा कि ठीक है, अभी बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग आएंगे, सभी को यूपीएससी एग्जाम देनी है, सभी को क्रैक करनी है। तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मैं तो पहले इसमें क्रैक कर दूंगा। तो ठीक है, ये कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है, बस इस प्रोसेस में ओवर कॉन्फिडेंट ना रहिए, क्योंकि अच्छों को ये एग्जाम ज़मीन पे लाके पटक देती है। चलिए आते हैं अब दूसरे मुद्दे की ओर कि यूपीएससी एग्जाम अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक ना हो तो क्या?
सभी चाहते हैं कि एग्ज़ाम वो पहले अटेम्प्ट में क्रैक करें। मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लें और इस साइकिल से बाहर निकल जाइए। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम ये फ़ोकस तो कर लेते हैं कि कोई टॉपर है, उन्होंने ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर तो लिया है, पर हम उसके पीछे की प्रोसेस नहीं देखते। क्योंकि 60% टू 70% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि किसी ने एग्ज़ाम ये पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया है, वेल एंड गुड, वो तो एक्सेप्शनल लोग हैं ही, ये तो हम एडमिट करते हैं। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, वो मेहनत उनकी 2-3 साल पुरानी है। तो मेहनत 2-3 साल से कर रहे हैं लेकिन अटेम्प्ट पहला है। तो आप वो भी बात का ध्यान रखिए क्योंकि आप ये मत समझिए कि अगर आपने प्रिपरेशन करना भी शुरू कर दिया तो अगले साल कुछ भी करके खुद को प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम क्रैक करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 4-5 महीने में ही पढ़ाई कर लेते हैं और प्रीलिम्स निकाल देते हैं, फिर मेंस भी निकाल लेते हैं और फिर इंटरव्यू भी निकाल लेते हैं। लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं और वो बहुत कम लोग होते हैं। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर रहे हैं, उनमें भी ऐसे लोग काफ़ी कम हैं, 20-30% ही ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। तो आप जिसको फ़ॉलो कर रहे हैं, जिसको आप अपना मेंटर समझ रहे हैं, वो भी आप ध्यान से समझिए। तो आप ये एग्ज़ाम अगर पहले अटेम्प्ट में ना भी क्रैक कर पाओ, तो भी आपको ये तो पता हो कि बाबा इस एग्ज़ाम के लिए कम से कम 2-3 साल की मेहनत तो लगेगी, ताकि इट कैन बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू एज़ वेल। तो बस इसी बात का ध्यान रखिए, पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। पर अगर क्रैक नहीं भी हुआ है, तो बस ये सोचिए कि आपकी मेहनत 1 आध साल की है। अभी इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम जाएगा, खुद पे भरोसा रखिए और खुद को बैक कीजिए। अब आते हैं अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा ये है कि ओआरएन में आकर पढ़ाई तो करनी है, जैसे मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स को करनी है और वहाँ पे हमें किन लोगों के साथ रहना है या किन से दूर रहना है। तो कुछ लोग आपको मिलेंगे इस प्रोसेस में जो आपको कहेंगे कि आपको डिटरमिन्ड रहना है, आपको फ़ोकस्ड रहना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना नहीं है, मोर फ़ोकस स्मार्ट वर्क में रहना चाहिए। पर इन सब के मतलब आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। सपोज़ आप किसी को मेंटर बनाना चाहते हो, लेकिन वो आपके सामने बड़े-बड़े शब्द मार रहे हैं, सिर्फ़ फेंक रहे हैं आपके सामने, लेकिन उसको सिम्प्लीफ़ाई करके अगर आपको बता नहीं रहे कि हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क जो भी है, वो एग्ज़ैक्टली क्या होता है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है इस प्रिपरेशन में। उन लोगों से आप दूर रहें, कृपया करके उन लोगों से आप दूर रहें। क्योंकि इस प्रोसेस में आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको बताए कि भाई ये किताबें हैं, इनको आप पढ़ें, ये टेस्ट सीरीज़ है जो आप दें, ये मेंटोर्स हैं जिनसे आप सलाह लें, ये करंट अफेयर्स आप पढ़ें। ऐसा जो आपको सिंप्लीफाई करके बताए, वही आपके सच्चे दोस्त होंगे, सच्चे सीनियर्स या सच्चे मेंटोर्स होंगे इस प्रोसेस में। तो जब भी क्योंकि ऐसा होता है, अक्सर होता है एंड गॉड फॉरबिड अगर आपका पहला अटेम्प्ट ना हो, फिर तो ये आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि आपको कोई तो मिले जो आपको सही राह दिखाए। तो उस राह दिखाने के चक्कर में बस आप गलत लोगों को चूज़ मत कीजिएगा। जिन भी लोगों को आप चूज़ करेंगे, कृपया करके ध्यान दें कि वो ऐसे लोग हैं जो ये स्ट्रैटेजी या फिर ये प्रिपरेशन आपके लिए बहुत सिंपल करके आपके सामने रख रहे हैं। एंड ऐसा अगर आपको कोई मिले तो उन पे भी आप अंधा विश्वास भी ना डालें क्योंकि हर एक की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। पर फॉर स्टार्टर्स वो जो भी आपको कह रहे हैं वो आप इम्बाइब तो डेफिनेटली कर सकते हैं एंड जहाँ भी आप समझ रहे हो कि आप गलत जा रहे हो बस उस पार्ट के लिए ही उनके आप इनपुट्स ले सकते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन आपके हिसाब से यूनिक रहे एंड वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपकी इस प्रिपरेशन में। और इस चीज में मैं आपको मेरा खुद का भी एक उदाहरण दे सकता हूँ कि मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम भी नहीं हुआ था, तब मैं खुद काफ़ी डिमोरलाइज़ हो चुका था। तो मैं ऐसे ही लाइब्रेरी में गया अपने एक सीनियर से बात करने क्योंकि वो सीनियर्स तब मेंस लिख रहे थे एंड वो खुद इस प्रिपरेशन में 5-6 साल से थे, उनका वो लास्ट अटेम्प्ट था। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि भैया मैं क्या कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही करूँ? तो ही वाज़ लाइक उन्होंने भी मेरे को वही कहा कि तू एक काम कर, सबसे पहले तो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, थोड़ा स्मार्टली वर्क करो। मैं बोला ठीक है, वेल एंड गुड। फिर उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाओ जो भी तुम कर रहे हो एंड दिस एग्जाम विल रिक्वायर सम लेवल ऑफ परसिवरेंस, यू विल हैव टू बी पेशेंट, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। तो मैंने उन्हें कहा कि भैया ठीक है, मुझे आप सब समझ रहा है कि ये सब क्वालिटीज़ मुझ में होनी चाहिए, पर एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हो? तो एंड ही वाज़ लाइक कि अगर तू सीरियसली पढ़ाई करेगा, तो ये खुद ब खुद तुम्हें समझ आ जाएगा। तो दैट वाज़ द टाइम व्हेन आई रियलाइज़्ड कि ही वाज़ नॉट द पर्सन जिससे मैं एडवाइस ले लूँ। क्योंकि ऐसे रैंडम चीज़ें तो मैं भी किसी को बोल सकता हूँ कि आप ये करो, वो करो, बट एग्ज़ैक्टली अगर मैं कोई चीज़ बता नहीं रहा, तो उस बात की कोई सेंस नहीं बनती। कट टू तभी 1 महीने के बाद जब मैंने अपना रूम शिफ्ट किया, तो मेरे जो रूममेट थे, वो भी काफ़ी सीनियर थे एंड उनका भी ये 4th अटेम्प्ट था। तो उनसे मेरी इस बारे में थोड़ी बात हुई कि मैं क्या करूँ? तब उन्होंने मुझे समझाया था कि ये बुक्स है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ लो। उन्होंने मुझे टेस्ट सीरीज़ भी बताई 1-2 जो मुझे लगानी चाहिए थी प्रीलिम्स के पहले, जो मैंने नहीं लगाई थी। इसके अलावा उन्होंने
ऑनलाइन के सोर्सेज जो है उनमें भी क्या क्या मैं पढ़ सकता हूँ और क्या क्या नॉलेज में इम्बाइब कर सकता हूँ, ये भी उन्होंने मुझे एग्जांपल्स दिए थे, तो वो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल रहा। एंड अभी भी जब मेरी सिलेक्शन हुई है, होने के बाद भी मैंने आई मेड श्योर कि उसी दिन मैं उन्हें भी कॉल करके थैंक यू बोल दूं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल रहा था मेरी प्रिपरेशन में। अब अगला मुद्दे पे आते हैं, जो रियलिटी है, जो काफ़ी इग्नोर्ड है, और वो है, व्हाट इफ यू डोंट क्लियर दिस एग्जाम? क्या यूपीएससी सब कुछ है क्या? यूपीएससी अगर ना क्लियर हो पाए तो क्या? तो इसके बारे में भी आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त थे जो मुझसे काफ़ी होशियार हैं। दे आर वे मोर इंटेलिजेंट देन मी, जो मुझसे मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। पर एक और एलिमेंट इस एग्ज़ाम के लिए लगता है, जो शायद से लोग बहुत कम एडमिट करते हैं, वो है फेट। थोड़ा नसीब भी रहता है, लगता है इस एग्ज़ाम में। मैं खुद इसका साक्षी हूँ, क्योंकि मैं अगर खुद का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, तो मेरी पिछली बार की जो मेंस थी, वो मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी अच्छे से लिखी थी। बट तब मेरा मेंस भी नहीं क्लियर हुआ था। एंड इस बार जो मैंने मेंस दी थी, तो मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी एवरेज आंसर्स लिखे हैं। बट स्टिल आई क्लियर्ड द मेंस, आई गॉट सिलेक्टेड आल्सो एंड आई गॉट अ गुड रैंक आल्सो। तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, ये आपकी बौद्धिक क्षमता या फिर आपके व्यक्तित्व की परीक्षा तो बिल्कुल नहीं है। तो इवन इफ यू डोंट क्लियर दिस एग्ज़ाम, ये एक परसेप्शन मत बनाना कि आप किसी चीज़ में कम हो क्या, आप इंटेलिजेंट नहीं हो क्या, या आपको ये कैरेक्टर आप में है नहीं क्या। यू आर वेरी डिजर्विंग, आप बहुत अच्छे हो, एंड आप किसी भी अगर एवेन्यू में जाओगे, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, आप डॉक्टर बनोगे, तो वहाँ आप एक्सेप्शनल रहोगे। मेरे एक दोस्त है जिन्होंने 6 मेंस लिखे हैं, पहले अटेम्प्ट से वो मेंस लिख रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया। नाउ ही इज वर्किंग एज अ डॉक्टर इन अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन दिल्ली ओनली, एंड ही इज अर्निंग ऑल्सो लॉट, एंड ही इज गेटिंग टू सर्व द पीपल एज वेल। तो उनका जो पैशन है वो तो वो कर ही रहे हैं। एंड इसीलिए मैं आप सभी से भी कह रहा हूँ कि अगर अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन फेलियर आया भी इस साइकिल में, तो भी बस खुद को बैक करिए और खुद को एक ही चीज बोलिए कि यू आर वे अबाउट दिस एग्जाम एंड योर लाइफ डजंट रिवॉल्व अराउंड दिस ओनली। कट टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले मुद्दे पे आते हैं। सपोज यही चीज अगर पॉजिटिव हो गई, सपोज आपने मेहनत की, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, तो आपको हर जगह लोग बुलाएँगे, आपसे सलाह लेंगे, बहुत से जूनियर्स आपको मिलेंगे, तो उनके सामने जो भी आप बोलेंगे बस ऑनेस्टली बोल देना। क्योंकि होता क्या है, स्ट्रगल्स और डिफिकल्टीज़, इनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। दिक्कतें, कठिनाइयाँ सबके जीवन में होती है, एंड वो किसी को चूकी नहीं है, क्योंकि वो एक पार्ट ही रहता है हमारे लाइफ का। लेकिन आप अपनी डिफिकल्टीज़ को स्ट्रगल्स मत बोलिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो जो जेन्युइन संघर्ष रहता है लोगों का, उनको हम बहुत छोटा कर देते हैं। स्ट्रगल किसे कहते हैं? संघर्ष क्या होता है? संघर्ष वो चीज़ होती है कि आप आर्थिक, शारीरिक या मानसिक किसी भी इसमें आप बहुत कम है। आप, कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स भी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनको काम करके पढ़ाई करनी पड़ रही है। वो सच्चा स्ट्रगल होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए जब मुझे भी कोई बोलता है कि आपके स्ट्रगल कैसे थे, तो मैं भी यही चीज़ कहता हूँ, यार मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज़ बहुत थी। आप उनको स्ट्रगल मत कहिए, क्योंकि जो मेरी रोज़मर्रा की जो तकलीफ़ें हैं, अगर मैं उनको भी स्ट्रगल का नाम दे दूँ, तो जिन लोगों ने एक्चुअल में स्ट्रगल किया है, उनके लिए वो काफ़ी डिग्रेडिंग होगा और काफ़ी डिसग्रेसफुल होगा मेरे लिए वो। तो अवॉइड कर लेना, जब भी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, व्हिच मेरे बेस्ट विशेस तो है ही आप सब क्लिक के साथ। जब भी आप ये चीज़ करोगे, तो बस जब भी आप किसी क्राउड को आंसर करोगे या किसी क्राउड के सामने आप खड़े रहोगे, बस उनको बोल देना कि डिफिकल्टीज़ बहुत हाई है लाइफ़ में, बिकॉज़ आई एम श्योर इस प्रिपरेशन में डिफिकल्टीज़ आएगी। वो तो गिवन है। बट आपकी कठिनाइयों को, आपकी दिक्कतों को संघर्ष का नाम मत दीजिएगा, क्योंकि इससे जिन्होंने एक्चुअल में स्ट्रगल किया है ना, उनको हम काफ़ी छोटा कर देते हैं। अब आते हैं अगले मुद्दे पे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बट स्टिल वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड थिंग, या फिर लीस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग्स। देखिए, ये ये तो आप सभी ने सुना ही होगा कि यूपीएससी एक मैराथन है, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो यहाँ पे आपको रोज़ कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज़ आएँगे, रोज़ आपको सस्टेन करना है, रोज़ सर्वाइव करना है, और धीरे-धीरे आपके गोल को अचीव करना है। इस प्रोसेस में बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं, आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे, अगर आप राजेंद्र नगर में पढ़ रहे हो, बैंगलोर में पढ़ रहे हो, इलाहाबाद में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोप अप नहीं कर पाते इस प्रेशर को। पढ़ाई तो बहुत है, किताबें ही किताबें हैं, रूम के बाहर नहीं निकलना है, लाइब्रेरी के बाहर नहीं निकलना है। तो इस समय होता क्या है, हम इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी मेंटल एज़ वेल एज़ फिज़िकल हेल्थ पे। क्योंकि इफ यू आर नॉट फिट ईदर वेज़, तो उसका दूसरे इस पे या दूसरे एस्पेक्ट पे उसका स्ट्रेस आ ही जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके काम आएगी वो है एक्सरसाइज़।
थोड़ा-सा व्यायाम आपको करना ही पड़ेगा। मेरी ये विनती है, मैं ये सबसे कहता हूँ कि कम से कम आधा या 1 घंटा दिन का आपको फिज़िकल एक्टिविटी के लिए देना ही चाहिए। उसमें आप एक्सरसाइज़ कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो या खेलने जाओ, कुछ भी करो। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज़ इस चीज़ को लाइटली ना लें, क्योंकि यही चीज़ आपके साथ रहेगी। कई बार ऐसा भी होगा कि मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा आपका। ट्रस्ट मी, ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप यूपीएससी करने आए थे, वो चीज़ का मोटिवेशन भी आपको उस उतना पुश ना करे ये चीज़ करने के लिए, अगर आप ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो। उसमें एक्सरसाइज़ या मेडिटेशन का जो रोल आएगा, वो रोल ऐसा है जो कोई भी और चीज़ उसको सेकंड नहीं कर पाएगी। तो थोड़ा-सा, ज़्यादा भी कुछ नहीं करना आपको, बस 1 आध घंटा निकालिए, आप खेलिए, कूदिए, दोस्तों से मिलिए, रनिंग के लिए जाइए, वॉक के लिए जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आप प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए एंड इसका यूपीएससी में भी आपको बेनिफिट होगा। इससे जब आप थर्ड स्टेज पे जाओगे, जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू दोगे, वहाँ पे भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे भी आपकी पर्सनैलिटी उभर के आएगी। तो अगर आपको एक्सरसाइज़ करने में भी आपको मोटिवेशन नहीं है, तो एटलीस्ट ये सोच के एक्सरसाइज़ कीजिए कि यार मुझे इसका इंटरव्यू में तो फ़ायदा हो ही जाएगा। तो अपने सेल्फिश चीज़ जो होगी, सपोज़ इंटरव्यू एक सेल्फिश चीज़ मान लेते हैं, उस सेल्फिश चीज़ के लिए आप खुद के लिए थोड़ा सेल्फिश बन जाइए। बस यही आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए, अब समय आ गया आपसे विदा लेने का। मैंने आपसे जो भी बातें शेयर कर ली है, उसका अगर आपको 1% भी किसी को फ़ायदा हो, तो भी मैं खुद को धनी समझूँगा। तो दैट्स इट एंड आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड मैं चाहता हूँ आप सभी एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्रैक कर लीजिए और आप भी फिर और 4 लोगों को मोटिवेट कीजिए ताकि वो भी एक ट्रू एस्पिरेंट की तरह इस एग्ज़ाम को ले और पॉजिटिव और फ्लाइंग कलर्स के साथ इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो। हेलो एस्पिरेंट्स। हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।